Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with lesson number 7, which is energy flow in an ecosystem. And we saw कि ecosystem जो है मतलब जहाँ पे living organism रहते हैं, forming a community, ठीक है, जहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, ये साइकिल जो है कंटिन्यू करता है. वी स्टार्टेड द एनर्जी पिरामिड इन द लास्ट लेक्चर, राइट? सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द थ्री बायोजियोकेमिकल साइकिल विच आर कार्बन साइकिल, nitrogen cycle and oxygen cycle. Okay, but before that let's revise what we have studied in the earlier lecture. So पहला टॉपिक was energy flow in an ecosystem. अब हमें पता है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स जो है इनको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स. ओके, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. एंड देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले आर टॉप कंज्यूमर्स. अब टॉप कंज्यूमर के ऊपर कोई भी एनिमल फीड नहीं करता. नो अदर एनिमल्स फीड ऑन टॉप कंज्यूमर. वाई? ये जो कंज्यूमर है इनके ऊपर सैप्रोफाइट्स मतलब फंगाई जो है वो ग्रो होते हैं, एंड देन ये डिकम्पोज हो जाता है सॉइल के अंदर, राइट? एंड देन वो सॉइल से फिर से एक प्लांट का ग्रोथ होता है, एंड देन यहाँ से टॉप कंज्यूमर से फिर से प्लांट ग्रो हो गया. तो द सेम प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है, लास्ट में आता है ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स कौन है? हम ह्यूमन बींग्स. वाई? क्योंकि हम लोग प्लांट्स भी खा रहे हैं, एनिमल्स भी खा रहे हैं, राइट? इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं? वी आर मिक्स्ड कंज्यूमर्स. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टॉप कंज्यूमर्स एंड ओमनीवोर्स. सबके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए बिकॉज ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फूड चेन एंड फूड वेब. नाउ ये प्रोसेस हमने पढ़ा था, बहुत ईजी सा. इसमें क्या है, हम सबको पता है जो ग्रास है वो ग्रास को कौन खाता है? ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर्स आके बैठते हैं एंड देन दे ईट द ग्रास. अब ग्रास हॉपर को कौन खाता है? बर्ड्स. बर्ड्स को कौन खाता है? स्नेक. स्नेक को कौन खाएगा? आउल. आउल जो है, जब ये आउल जो है वो डेथ हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा? इसके ऊपर सैप्रोफाइट्स मतलब फंगाई ग्रो करेंगे एंड ये इनको सॉइल में डिकम्पोज करवा देंगे. देन ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस के बाद क्या होगा? वो सॉइल से फिर से डिकम्पोजर्स फंगाई है ये, इनके ऊपर ग्रो करेंगे एंड देन फिर से ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज़ होंगे. तो ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू करता रहता है. तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर्स है, ग्रास हॉपर इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर, ब्लू बर्ड इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर, snake is a tertiary consumer, and owl is a apex predator. And then this fungi are decomposers which decomposes the dead animals into soil. एंड देन फिर से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर जाएगा. अब ये तो एक फूड चेन है, पर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स जो है वो अवेलेबल है. तो जब ये सारे फूड चेन्स को हम कनेक्ट करते हैं इस सिस्टम को, व्हाट वी कॉल इट एज फूड web. Okay, now there is a definite sequence in this interaction which is called as food chain, right? ये जो सीक्वेंस है वो सिमिलर ही रहेगा हमेशा. ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को बर्ड ने खा लिया, बर्ड को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को आउल ने खा लिया, फिर आउल जो है वो डिकम्पोज कर गया डेथ के बाद, एंड देन फिर से वहाँ से प्लांट ग्रो कर दिया. तो ये जो डेफिनाइट सीक्वेंस एनवायरनमेंट के अंदर चलता है इसको ही हम लोग फूड चेन बोलते हैं. ओके, एनर्जी पिरामिड क्या होता है? अभी एनर्जी पिरामिड हर एक लेवल, मतलब समझो बर्ड को ईगल ने खाया, राइट? ये एक ट्रॉपिक लेवल हो गया. अब ईगल को कौन खा रहा है? आउल खा रहा है, स्नेक खा रहा है, राइट? ईगल को स्नेक ने खाया, दिस इज़ द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. अब स्नेक को आउल खा रहा है, दिस इज़ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, तो हर एक लेवल में मतलब जहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म को अपना फूड मिल जा रहा है वहाँ पे एक ट्रॉपिक लेवल ख़त्म होगा. ओके, सो ईच लेवल इन द फूड चेन इज़ कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल. लेट्स सी दिस. ऑल प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम, प्लांट्स जो है, ठीक है. फिर हर्बीवोर्स आ गए. तो ये हर्बीवोर्स मतलब इन्होंने क्या किया? प्लांट्स को खाया, राइट? एक, अब हर्बीवोर्स को अपना खाना मिल गया तो यहाँ पे एक ट्रॉपिक लेवल हो गया. अब हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन है? कार्निवोर्स. तो ये कार्निवोर्स को अपना खाना मिल गया तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया. एंड देन कम्स द ओमनीवोर्स.
विच इज़ ह्यूमन बीइंग, बेयर जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं. तो ये हो गया थर्ड ट्रॉपिक लेवल. ओके, अ ट्रॉपिक लेवल इज़ अ स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड ऑन इन द चेन. ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को उसका खाना मिल जाएगा वहाँ पे एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर एनर्जी जो है वो ट्रॉपिक लेवल में हमेशा नीचे से ऊपर तक डिक्रीज ही करती जाती है. फॉर एग्जाम्पल विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी, फाइटोप्लैंक्टन है, देन ज़ूप्लैंक्टन, फिशेज एंड ह्यूमंस. अब जब फाइटोप्लैंक्टन है उसके पास 10,000 किलोकैल का एनर्जी है, पर जो ह्यूमंस हैं जब ये खाते हैं फिशेस को, ज़ूप्लैंक्टन को, समझो ह्यूमंस है, उन्होंने फ़िश को खाया, फ़िश के पास पहले 100 किलोकैल एनर्जी था, पर जब ह्यूमंस जब फ़िश को खाएंगे तो उनको सिर्फ 10 किलोकैल की एनर्जी मिलेगी. इट मीन्स वॉट, एनर्जी लेवल जो है वो हमेशा गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. एंड ये जो पैटर्न बन रहा है एनर्जी एक्सचेंज करने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी. एंड ये पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ट्रायंगुलर होता है, ये कभी ऐसा नहीं जाएगा. ओके, वाई ये ट्रायंगल ऐसा है सीधा, बिकॉज एनर्जी लेवल डिक्रीज़ हो रही है. अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होती जा रही है. ओके, नाउ दिस इज़ द सेम थिंग. जो आउल है उसके ऊपर फंगाई ग्रो करेगा, डिकम्पोज करेगा, एंड फिर क्या होगा, उस पर से प्लांट ग्रो करेगा. ठीक है, एंड ये फंगाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं. ठीक है, नाउ बायोजियोकेमिकल साइकिल. अब ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम abiotic to biotic factors and biotic to abiotic factors within an ecosystem. अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था बायोटिक मतलब सारे लिविंग फैक्टर्स उसके अंदर आएंगे, एंड अबायोटिक के अंदर सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स आएंगे. ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र हो रहा है नॉन लिविंग फैक्टर से लिविंग फैक्टर्स तक, एंड लिविंग फैक्टर से नॉन लिविंग फैक्टर्स तक इकोसिस्टम के अंदर, यही हम लोग पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर. ठीक है, now this cycle operates continuously through the medium of biosphere formed by the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. litho means land, atmosphere में air आ जाता है, and hydro मतलब water. तो land, air and water ये तीनों चीज़ जो साइकिल ऑपरेट होती है, ये तीनों मीडियम यूज़ करके उसको ही क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर. ओके, नाउ द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन द इकोसिस्टम. अब जो रिसाइकलिंग होती है, मतलब अगर ऑक्सीजन जो है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट. तो ये वाला जो प्रोसेस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल, व्हेन यू विल स्टडी, तो तुम लोग को पता क्या चलेगा, यू नो, जो एटमॉस्फेयर ने हम लोग को दिया है इट टेक्स इट बैक, वो फिर से ले लेती है वो चीज़. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्या हो रही है, रिसाइकलिंग होती है हर एक फैक्टर्स का, हर एक न्यूट्रिएंट का. एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड डिपेंड करता है कि हमारा जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो कैसे जा रहा है नेक्स्ट इकोसिस्टम के अंदर. ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. इंटरैक्शन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर विद द बायोस्फीयर. ओके, सबका इंटरैक्शन हुआ, एंड यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दोनों कहाँ पे गए, अर्थ के अंदर. एंड देन क्या हुआ, इन सब का इंटरैक्शन हुआ, वाटर एंड एयर का इंटरैक्शन हुआ, एंड देन दे गेट कन्वर्जन ऑफ लिथोस्फीयर इनटू रॉक सॉइल. ओके, मतलब एयर एंड वाटर का जब इंटरैक्शन होगा, ये सारे जो भी न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे दे गेट कन्वर्टेड इनटू रॉक सॉइल. ओके, नाउ देयर आर two types of biogeochemical cycles. First is gaseous cycle and second is sedimentary cycle. अब gaseous cycle में क्या होगा, an accumulation of main abiotic gaseous nutrient material is found in the earth atmosphere. accumulation होना मतलब जमा होना, तो कुछ abiotic gases जो न्यूट्रिएंट फॉर्म में होंगे वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एक्यूमुलेट होते हैं मतलब जमा होते हैं. ठीक है, सेडिमेंट्री में क्या होगा, an accumulation of the main abiotic nutrient material is found in soil, sediment and sedimentary rocks of the earth. अब यहाँ पे कहाँ मिला था,
दिस गैशियस न्यूट्रिएंट मटेरियल जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में था. एंड सेडिमेंट्री साइकिल में ये कहाँ पे मिलेगा हम लोग को? इस फाउंड इन दी सॉइल, सेडिमेंट एंड सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर. ठीक है. अब गैशियस साइकिल में इंक्लूड होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा. एंड सेडिमेंट्री साइकिल में इंक्लूड होगा सॉइल कंपोनेंट्स. क्यों? बिकॉज ये जो अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो सारे सॉइल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सॉइल कंपोनेंट्स like iron, calcium, phosphorus, etc. Okay. Now the gaseous cycle is a speedier cycle than sedimentation cycle. ठीक है. मतलब गैशियस साइकिल जो है वो कम टाइम में हो जाएगा कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल. इट इज़ मच स्पीडी. ओके. क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली अफेक्ट द स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ दिस साइकिल्स. अगर कोई भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है एंड अगर हम ह्यूमन बींग्स, हमें क्या बोला जाता है? डोंट यूज़ टू मच ऑफ व्हीकल्स, राइट? बिकॉज वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है विच आर हार्मफुल फॉर द एटमॉस्फेयर. पर फिर भी हम करते हैं, तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई. तो फैक्ट्रीज से जो ब्लैक कलर का, यू मस्ट हैव सीन ब्लैक कलर का बहुत सारा धुआं निकलता है. इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग मच इफेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, राइट? तो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है या ह्यूमन कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहा है तो ये अफेक्ट कर देता है हमारे सारे साइकिल्स को. इक्विलिब्रियम जो मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाता उस वजह से. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कार्बन साइकिल. Now the circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism. मतलब एटमॉस्फेयर से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कार्बन मिल रहा है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट डेथ बैक टू द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एज कार्बन साइकिल. अब एटमॉस्फेयर ने हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या दिया? कार्बन दिया. अब हमारी डेथ के बाद ये कार्बन हमसे ले लेगा एटमॉस्फेयर. इसको ही क्या बोल रहे हैं? मतलब कार्बन का सर्क्यूलेशन हो रहा है एंड रिसाइकलिंग हो रहा है. उसने पहले दिया एंड हमारी डेथ के बाद हमसे ले लिया. ओके. अब हमसे ही नहीं, कोई अगर दूसरा एनिमल है उनसे भी. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग हो रही है और सर्क्यूलेट हो रहा है कार्बन हर जगह. तो एटमॉस्फेयर हमें कोई भी चीज़ देती नहीं है. अगर वो हमें कोई भी चीज़ दे रही है, जैसे ऑक्सीजन भी, तो वो हमसे ले लेती है ऑक्सीजन इन रिटर्न. ओके. यू विल सी दैट इन ऑक्सीजन साइकिल. नाउ प्लांट कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटू कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब प्लांट्स हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, राइट? एंड हम लोग प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. तो प्लांट क्या करता है? हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को दिया है उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं. एंड ये प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना खुद से बनाते हैं. ओके. नाउ प्लांट प्रोड्यूस कार्बन लाइक, एंड हाँ, यहाँ पे बोला गया है कि कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ, बट वो कार्बन कंपाउंड्स भी बनाते हैं जैसे प्रोटीन्स, फैट्स. ठीक है. हर्बीवोर्स फीड अपॉन प्लांट, कार्निवोर्स फीड अपॉन हर्बीवोर्स, राइट? हर्बीवोर्स हो गए ये. लेट्स से ये प्लांट्स है, ये हर्बीवोर है एंड ये कार्निवोर है. तो प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोर्स ने. हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स, राइट? तो ये इन दिस वे द बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स एंड फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स एंड कार्निवोर्स से एपेक्स कंज्यूमर तक चला जाता है बायोटिक कार्बन. ठीक है. कैसे जाता है ये? बिकॉज प्लांट्स के पास कार्बन है. अब कोई भी प्लांट को खाएगा तो इनडायरेक्टली वो कार्बन उसके पास भी चला जाएगा, राइट? तो ऐसे ही कार्बन जो है वो एक से दूसरे के पास ट्रांसफ़र होता जाता है. ठीक है. नाउ देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट केमिक process in this cycle which you need to remember and you need to write this answer in your exams as well. ठीक है. Now this is what CO2 means कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. H2O मतलब वाटर हो गया. अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या देगा? C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज. ठीक है. प्लस 6H2O मीन्स वाटर एंड O2 इज़ ऑक्सीजन. अब ये बैलेंस है क्या? लेट अस चेक. अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन आ गया इधर. ऑक्सीजन कितना है? 12 ऑक्सीजन, राइट?
तो 6 यहाँ पे हो गए एंड 6 यहाँ पे हो गए, राइट। देन यहाँ पे भी 12 O है, तो 6 2 ज़ा 12 एंड O हो गया बैलेंस ये 12 H, तो 6 2 ज़ा 12 H, इट इज़ बैलेंस्ड, राइट। लेट मी राइट एंड शो यू। यहाँ पे क्या है 6 CO2, मतलब 6 कार्बन है एंड 12 O2 है। वाई 12 O2? क्योंकि 2 यहाँ पे है एंड 6 यहाँ पे है, राइट। तो अब देखो ये कहाँ पे कवर हुआ है, 6 कार्बन यहाँ पे आ गए एंड 12 O2 है, राइट। तो सीयर यहाँ पे 6 कवर हो गया एंड यहाँ पे 6 H2O लिखा हुआ है, राइट। तो 6 का हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे कवर हो गया, तो 6 + 6 कितने हो गए 12, राइट। तो ये चीज़ बैलेंस हो गई। अब 12H2O देखो, 12H2O, राइट। तो मतलब 12 × 2 24 हो गया, 24 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, ओके है। 6 2 ज़ा 12 एंड यहाँ पे भी 12 है, तो 12 + 12 24 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया एंड 12 ऑक्सीजन, तो 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन हो गए। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ओके। हम लोग को क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिक्स होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, ओके। नाउ ये जो हम लोग को मिला हुआ है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इट गेट कन्वर्टेड टू 6 कार्बन एटम, कार्बन डाइऑक्साइड +6 वाटर प्लस एनर्जी, एंड यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एनर्जी मिल गया, राइट। नाउ आफ्टर डेथ ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इज यूज्ड अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब तक हम लोग देख रहे थे कि कार्बन जो बॉडी है वो डिकम्पोज होती है एंड उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं, पर डिकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होता है, ठीक है। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। तो पहले जब ऑर्गेनिज्म जिंदा था उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया था एटमॉस्फेयर ने, राइट। जब उसकी डेथ हो गई, जब वो डिकम्पोज हो गया, तभी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ है एंड फिर से उसने दे दिया, तो जो एटमॉस्फेयर ने दिया है वो फिर से उसने ले लिया, ठीक है। दिस इज़ हाउ द कार्बन साइकिल कंटिन्यूज। In this way, carbon is continuously passed on from one living organism to another. Okay. Now see, यहाँ पे होता क्या है, सनलाइट है एंड बायोटिक कार्बन है, ठीक है, कार्बन विच इज़ प्रेजेंट। अब सनलाइट है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन मतलब वो हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे, दे आर रेस्पायरिंग, एंड एनिमल्स भी ले रहे हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है। अब ये एनिमल की डेथ होने के बाद क्या होगा, इनका बॉडी जो है यहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा, बायोटिक डिकम्पोजिशन, तो इनका बॉडी क्या रिलीज़ कर देगा। एंड हाँ, हम लोग ने पढ़ा है कि जो इनका जो स्केलेटन है वो ही रह जाएगा उसके बाद सॉइल के अंदर, राइट। एंड जो इनका जो मास है, राइट, ये जो इनका मास है एंड जो उनका बोन्स होगा वो अंदर सॉइल के अंदर रह जाएगा, एंड जो मास है इट विल बी यूज्ड बाय द सॉइल, ठीक है। तो उस बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज फॉसिल फ्यूल्स। एंड अभी हम लोग ने देखा कि जब बॉडी डिकम्पोज करती है कोई भी डेथ ऑर्गेनिज्म की, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होता है, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम दी फैक्ट्रीज़। ये फैक्ट्री से जो काला धुआं दिखता है ना, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले प्लांट्स ने यूज़ किया एंड सब ने यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड जो भी अवेलेबल था, राइट। पर जैसे ही डेथ होगी किसी ऑर्गेनिज्म की, फिर से उसका जो बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस गोज़ ऑन, एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह फिर ट्रैवल करती रहती है, ओके। और इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर ऑर्गेनिज्म, ओके।
डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है अबायोटिक प्रोसेसेस से भी। अभी ये तो बायोटिक डिकम्पोजिशन था, पर अबायोटिक प्रोसेसेस जैसे बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल एंड अगर हम लोग ने लकड़ा जला दिया, वुड, ठीक है, तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। कोई फॉरेस्ट में आग लगा दी या वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई कोई, तभी भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। ओके, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन कहाँ से आया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तब ऑक्सीजन मिलता है हमें प्लांट से, राइट? एंड ये CO2 हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को देते हैं, राइट? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है कैसे? बिकॉज ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ओके, एंड यहाँ पे मेन रोल होता है कार्बन साइकिल में, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, वी आर स्टडिंग कार्बन साइकिल, मतलब यू आर स्टडिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो यू शुड नो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कैसे होता है। एक तो वो बायोटिक डिकम्पोजिशन से आ सकता है, बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल एंड वुड, फॉरेस्ट फायर हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में आता है। ओके, नाउ सेकेंड इज ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन फॉर्म करता है 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। 21% जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ओके, अब हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, हाइड्रो मतलब वाटर एंड लिथो मीन्स लैंड, तो ये वाटर और लैंड के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नाउ सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। अब कार्बन साइकिल के लिए भी स्टडीड द सेम डेफिनेशन, पर वहाँ पे क्या था? सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। Now, as oxygen is found in various forms like molecular oxygen O2, water H2O, carbon dioxide CO2, inorganic compounds, ये अलग अलग फॉर्म्स है ऑक्सीजन के। ओके, नाउ द ऑक्सीजन साइकिल ऑफ द बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in processes like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. अब ऑक्सीजन आता कहाँ से एटमॉस्फेयर में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। एंड यूज़ कहाँ पे होता है ये? एक तो ह्यूमंस यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, कंबशन प्रोसेस में यूज़ होता है ये, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, करोजन में यूज़ हो रहा है। करोजन क्या होता है? जो समझो मेटल्स है, मेटल्स पे जो जंग लगती है, ठीक है, वहाँ पे मेटल्स करोड करने लगते हैं। देन रस्टिंग इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस जहाँ पे जो खिल्ले देखे हैं तुम लोग ने, आयन नेल्स जिसको बोलते हैं, वो एकदम से रस्ट होने लगता है, मीन्स रेड रेड हो जाते हैं वो आयन्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रस्टिंग ऑफ आयन। ओके, तो ये सारे प्रोसेसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है, पर ऑक्सीजन रिलीज़ कहाँ से होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। यू शुड नो दिस, ऑक्सीजन रिलीज़ कहाँ से हो रहा है एंड यूज़ कहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, यू शुड नो दिस। ओके, नाउ सी ऑक्सीजन साइकिल में क्या हो रहा है। प्लांट ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ओके, यूजिंग सनलाइट। अब ये ऑक्सीजन कौन यूज़ करेगा? हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स यूज़ करेंगे। क्यों? बिकॉज हम लोग जब रेस्पायर करते हैं तो वी इनहेल ऑक्सीजन, राइट? अब ये ऑक्सीजन जो है आगे जाके ब्रेक डाउन करेगा शुगर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। एंड ये ऑक्सीजन एनिमल्स क्या करेंगे? अब एनिमल्स एंड वी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग ने ऑक्सीजन इनहेल किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, राइट? तो कैसे हुआ ये? जब शुगर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे जाएगा? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो अब जो एनिमल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया है वही प्लांट यूज़ कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। अब क्या हुआ? सिंपल सा याद रखो, प्लांट ने हम लोग को ऑक्सीजन दिया, हम लोग ने प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दिया जिससे उसने अपना खाना बनाया, अब फिर से प्लांट हम लोग को ऑक्सीजन दे रही है। मतलब क्योंकि हम लोग प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न दे रहे हैं उसका खाना बनाने के लिए,
तभी ही प्लांट हमें ऑक्सीजन दे पाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि अगर वो अपना खाना नहीं बना पाएगी तो वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड अगर वो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा तो वो ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएगा आगे, राइट? सो दिस इज़ हाउ दी ऑक्सीजन साइकिल वर्क्स. दिस इज़ वेरी मच सिंपल. ओके, नाउ अभी ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, राइट, फॉर रेस्पिरेशन. जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो व्हाट विल हैपन, हमें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी. वैसे ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूज़ करते हैं. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एरोब्स. ठीक है, एरोब्स क्यों बोला गया है इनको? बिकॉज ये इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ठीक है, एंड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उनको बोलते हैं एनेरोबिक. ठीक है, नाउ ऑक्सीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. ठीक है, इसको हम लोग और बहुत जगह यूज़ करते हैं फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस. और ओजोन जो है ना, ओजोन O3, आई होप सो एवरीवन हैव हर्ड अबाउट ओजोन. वो भी कैसे प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन से होता है, बाय यूजिंग वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस. ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O3. ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का 3 ऐसे लिखते हैं हम लोग ओजोन को, तो मतलब ये ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, राइट? समझा ये प्रोसेस? दिस इज़ वेरी मच सिंपल. प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट ने ऑक्सीजन दिया हम लोग को, हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड दिया प्लांट्स को, जिसकी उसको ज़रूरत है अपना खाना बनाने के लिए. उसने अपना खाना बनाया, फिर उसने हम लोग को ऑक्सीजन दिया, राइट? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. ओके, अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? जैसे 21% जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन था, वैसे ही 78% क्या है? नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है. नाउ सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस into the form of different compounds through various biotic and abiotic. Biotic मतलब living factors, abiotic मतलब non living factors in nature is called as nitrogen cycle. यहाँ पे भी क्या होगा? सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग होगी नाइट्रोजन गैस का, पर ये यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जो अलग अलग मीडियम या फैक्टर्स यूज़ करके नेचर के अंदर नाइट्रोजन को प्रोसेस करते हैं. ठीक है, Now it is an important component of protein and nucleic acid. Nucleic acid क्या होता है? DNA and RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. तो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स में, मतलब वो एक तरह से सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है. एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इट इज़ इनएक्टिव एंड डज नॉट ईजिली कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स. अब नाइट्रोजन इनएक्टिव होता है, इसलिए वो इजीली कंबाइन नहीं करता दूसरे एलिमेंट्स के साथ. ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट यूज़ द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. मतलब सिर्फ अगर नाइट्रोजन है तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता. ठीक है, इसलिए जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में? इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में. एंड ये कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ लुक. NO3 इज़ व्हाट? नाइट्राइट्स. NO2 इज़ व्हाट? नाइट्रेट. ठीक है, एंड NH4 इज़ अमोनिया. ठीक है, याद रखना. N2 इज़ नाइट्रोजन. अब देखो, नाइट्रोजन, बारिश हुई, एसिड रेन, वी ऑल हैव स्टडीड अबाउट. बारिश हुई, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो जो थे उन्होंने क्या किया? NH3 अमोनियम जो है वो कन्वर्ट होगा आगे और वो क्या बनेगा? नाइट्राइट्स. ठीक है, NO3. और ये नाइट्राइट्स जो है वो अभी यूज़फुल है. जो सॉइल होता है उसके अंदर ये यूज़फुल होता है. ठीक है, बिकॉज सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज़ अमोनिया. अब हम सबको पता है जो एनिमल्स का एक्सक्रीट होता है, काउ डंग, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अमोनिया. अभी अमोनिया को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्रेट में. एंड ये नाइट्रेट फिर आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्राइट्स में. एंड ये नाइट्राइट्स जो है वो सॉइल के रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है राइजोबियम. ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. बिकॉज प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए उनको कन्वर्ट करना पड़ता है किस में? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में. ठीक है ना, सारे ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में.
Why? Because it is important component for protein and nucleic acid synthesis, right? नाउ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस क्या है नाइट्रोजन साइकिल के, विल स्टडी. 4 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के. पहला इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट्स जो है वो जो फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल होता है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ अमोनिफिकेशन. Now release of ammonia through decomposition of dead bodies and excretory waste of organism. अभी जैसे हम सबको पता है एनिमल का जो वेस्ट होता है काउ डंग, उसमें क्या होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है. देन कोई बॉडी अगर डिकम्पोज हो रही है, मतलब कोई डेथ ऑर्गेनिज्म है, वो जब डिकम्पोज होती है सॉइल में तभी भी अमोनिया रिलीज़ होता है. तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अमोनिफिकेशन प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट इज़ नाइट्रिफिकेशन. अब ये जो अमोनिया को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. तो कन्वर्जन का अमोनिया कहाँ से आया, अमोनिया आया एक्सक्रीटरी वेस्ट से एंड डेड बॉडीज से. ठीक है. अब ये अमोनिया जो हम लोग को मिला है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट. ओके. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन. एंड देन डीनाइट्रिफिकेशन. अब नाइट्रोजन कंपाउंड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे गैसियस नाइट्रोजन के अंदर, तो इसको क्या बोल रहे हैं, डीनाइट्रिफिकेशन. क्योंकि नाइट्रोजन मिल गया है, अब हम लोग उसको फिर से क्या कर रहे हैं, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन. ओके. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस विच यू नीड टू नो. एंड नाइट्रोजन साइकिल आएगा तो यू शुड राइट दिस 4 points बिकॉज दिस कैन गिव यू मोर मार्क्स. ठीक है. So what did we study today? We studied the biogeochemical cycle. In that we studied about the carbon cycle, then oxygen cycle and then nitrogen cycle, and these are the 4 important steps of nitrogen cycle. और एक चीज़ कार्बन साइकिल में this reaction is important. ठीक है. तो practice this thoroughly. And टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल कौन से होते हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल. गैसियस साइकिल जो है वो फटाफट हो जाता है कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल. ओके. सो वी आर डन विद दिस लेसन. थैंक यू एवरीवन.